हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान अम्ल क्षार तथा लवण चैप्टर से। टॉपिक आज की हमारी है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है? पीएच का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। बिना पीएच के कोई क्रिया नहीं होती है, कोई भी क्रिया होती है, भोजन जो पकता है सब पीएच के माध्यम से। तो देखिए टॉपिक किस स्थान पे पीएच का महत्व कैसा हो रहा है। पहला है हमारा पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। पौधे पौधे भी और पशु भी पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। कैसे होते हैं? हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परिसर के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर किसके बीच कार्य करता है? 7.0 से 7.8 के बीच हमारा शरीर कार्य करता है। आगे क्या है? वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। कब कहलाएगी? जब पीएच का मान से 5.6 से कम हो जाता है। 5.6 से कम हो जाता है तो जो वर्षा होती है वह अम्लीय वर्षा कहलाएगी। आगे क्या है? मिट्टी का पीएच मान क्या होता है? जब मिट्टी का पीएच मान कितना हो जाए तो वह क्या कहलाएगा? अच्छी उपज के लिए देखिए, जो किसान जो होते हैं वो अपनी खेती करने के लिए जब मिट्टी का उपज जो है कम हो जाए तो उसमें अम्लीय और क्षारीय प्रकृति पे निर्भर करता है। अगर अम्लीय गुण अधिक हो गया तो किसान उसके आवश्यकता अनुसार उसमें खाद्य पदार्थ डालते हैं, और क्षारीय कम हो जाए, कुछ भी अम्लीय कम या ज़्यादा हो जाए तो किसान उसके आवश्यकता अनुसार उसमें खाद्य पदार्थ डालते हैं, जिससे खेती बहुत अच्छी से हो। ठीक है, तो इसे देखते हैं। मिट्टी का पीएच। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परिसर की आवश्यकता होती है। क्या? एक विशिष्ट पीएच परिसर की आवश्यकता होती है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परिसर की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो यदि किसी मिट्टी का परिसर पीएच मान कम या अधिक हो तो कम हो जाए या अधिक हो जाए तो वहां पे आवश्यकता अनुसार खनिज पदार्थ डालते हैं, यानी कि खाद्य पदार्थ डाला जाता है। देखिए, आवश्यकता अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाया जाता है या मिलाते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है तीसरा, हमारे पाचन तंत्र का पीएच कैसा होता है? यानी कि हमारे जो पाचन तंत्र होते हैं, पाचन तंत्र उधर जो है वहां पे भोजन पच जाता है। क्यों पचता है? वहां पे अम्लीय द्रव बनता है, अम्लीय द्रव पाया जाता है। वहां पे अम्ल का अनुभव होता है, अम्ल जो है उत्पन्न होता है, अम्ल का द्रव वहां पाया जाता है। वही अम्ल जो है भोजन को पचाता है। आपको बायो वाले सर जो है आपको अच्छे से बताएंगे कि उदर में अम्ल कैसे बनता है और कैसे वह भोजन को पचाता है। हम तो बायो के हैं नहीं, इसलिए बायो में ज़्यादा नहीं बता सकते। आप बायो वाले टीचर से इसके बारे में पूछ सकते हैं, पता लगा सकते हैं। क्या है हमारे पाचन तंत्र का पीएच? हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। हमारा उदर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो भोजन को पचाने का कार्य करता है। जो भोजन के
पाचन में सहायक होता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, भोजन को पचाने में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर, जब भोजन ना पचे तो भोजन नहीं पचता तो क्या होता है? अपच की स्थिति, अपच का मतलब भोजन ना पचे, स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। जब भोजन नहीं पचता है तो उदर जो है अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। ठीक है, अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड का मतलब होता है कि कुछ खनिज पदार्थ हैं जो अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की हैं, पदार्थ हैं, वह उपयोग में लाया जाता है। एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जब अम्लता का गुण क्या हो, अधिक हो जाए या मात्रा बढ़ जाए तो वहाँ पे क्षारीय गुणों का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करता है तो दोनों को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। अम्ल और क्षार जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो उसे क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। तो वही कार्य यहाँ पे हो रहा है, उपयोग किया जाता है, जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड क्या है? क्षार है। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड क्या है? क्षार है, और यह जल में घुलित होकर के दुधिया रंग का हो जाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। मिल्क का मतलब दुधिया रंग, ऑफ का मतलब मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड जब जल से क्रिया करता है, जल में घुलता है तो क्या बना लेता है? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, और इसका रंग क्या हो जाता है? दुधिया रंग का हो जाता है। अब इसमें रिएक्शन भी देख लीजिए, कैसे रिएक्शन होता है। जब मैग्नीशियम की क्रिया जल से कराते हैं तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड बैलेंस करने की बात है, और हाइड्रोजन गैस इसमें से मुक्त हो जाएगी। बैलेंस करते हैं 2 से, तो हो गया ये बैलेंस। यही रिएक्शन इसमें हो रहा है। मैग्नीशियम की क्रिया जब जल के साथ कराई जाती है तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, या जल में घुलित होकर के दुधिया रंग का हो जाता है, जो उदर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, और उसे उदासीन करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग करते हैं और वह उदासीन हो जाता है। अब चलते हैं इसके आगे चौथा पॉइंट है पीएच परिसर के कारण दंत क्षय। पीएच परिसर के कारण दंत क्षय कैसे होता है? देखिए कैसे होता है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। कब क्षय प्रारंभ होता है? जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो क्या क्षय प्रारंभ होता है? क्षय प्रारंभ होने का मतलब ये हुआ कि दांतों का क्या होगा? नष्ट होना शुरू हो जाएगा। दांत क्या हो जाएंगे? नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। दांतों का दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। किससे बना होता है? दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। जो हमारा दांत बना होता है कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, और यह सबसे अधिक कठोर होता है।
जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता, यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। जब पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा, कहाँ का? मुंह का 5.5 से पीएच परिसर कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, और यह हमारे शरीर का सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है। और यह जल में नहीं घुलता, यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। संक्षारित होने का मतलब कि नष्ट हो जाता है। क्षारकीय दंतमंजन, जब 5.5 से पीएच परिसर, मुंह का पीएच परिसर 5.5 से कम हो जाता है तो क्षारकीय दंतमंजन का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? क्षारकीय दंतमंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। तो उदासीन किया जा सकता है क्या? जब मुंह का पीएच परिसर 5.5 से कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में दांतों का क्या हो जाता है? क्षय प्रारंभ हो जाता है। और इसे दूर करने के लिए, और यह कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, और जो हमारे शरीर में एक सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है। और क्या है? मुंह की पीएच मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। क्षारकीय दंतमंजन का उपयोग करने पर अम्ल की मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? जंतुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रासायनों के से आत्मरक्षा। जंतुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रासायनों से आत्मरक्षा, यानी जंतुओं द्वारा जब हमें चोट लगती है तो क्या उपयोग करना चाहिए, और जब पौधों के द्वारा हमें चोट लगती है तो हमें क्या करना चाहिए। यानी कि जैसे कुछ पशु, यानी कुछ जानवर, कुछ पक्षियाँ, कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो हमें चोट मारते हैं तो काफ़ी देर तक जलन उत्पन्न होता है, दर्द उत्पन्न होता है। जैसे मधुमक्खी काट लेती है तो क्या होता है? हमें दर्द उत्पन्न होने लगता है, जलन भी उत्पन्न होने लगता है उस स्थान पे। तो ऐसे स्थान पे जब मधुमक्खी काटे और दर्द और जलन उत्पन्न हो तो वहाँ पे बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। और कब करते हैं? और जब चींटी डंक मारती है, मधुमक्खी जब डंक मारती है तो उसके डंक में मेथेनोइक अम्ल उत्पन्न होता है, और वहाँ पे बेकिंग सोडा का उपयोग करके उस दर्द की मात्रा को कम किया जा सकता है। बेकिंग सोडा का सूत्र आखिर होता क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा यहाँ पे आई है बात, कहाँ गई? ये है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र है, इसके बाद हम यही टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारा आने वाला है बेकिंग सोडा का सूत्र। NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, तो क्या कह रहा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी का डंक क्या छोड़ता है? एक अम्ल छोड़ता है। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल। आगे देखते हैं। जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल। नेटल क्या है? पौधे हैं, पौधा है। उस पौधे के ऊपर देखा जाए तो बाल नुमा डंक निकले होते हैं जो शरीर के त्वचा पे पड़ जाते हैं तो वहां पे जलन उत्पन्न करने लगता है। तो बाल मेथेनोइक अम्ल
छोड़ जाते हैं। क्या छोड़ जाते हैं? मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डार्क पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। अब चींटी जब डंक मारती है तो उसके डंक में फार्मिक अम्ल निकलता है, जिसे मेथेनोइक अम्ल, हाँ मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। मेथेनोइक ही तो अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल। वो नेटल के डंक वाले बाल, नेटल के डंक वाले बाल जो हैं वो भी मेथेनोइक अम्ल ही उत्पन्न करता है, और चींटी के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल उत्पन्न करता है। चींटी के डंक में या मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल उत्पन्न होता है, यानी मेथेनोइक अम्ल उत्पन्न होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारा आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे साधारण नमक। साधारण नमक पढ़ा जाएगा। साधारण नमक के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। अब जितने टॉपिक आएंगे ये सब आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है।